नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1920-22 के बाद की घटनाओं के बारे में। असहयोग आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा और असहयोग आंदोलन में हालांकि हम इस आंदोलन को असफल घोषित कर सकते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं जिसे हम शायद प्रत्यक्ष रूप से ना देख पाएँ, वो इस आंदोलन से हमें प्राप्त हुई और उन उपलब्धियों से ही आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली उपलब्धि हम ये देखें कि असहयोग आंदोलन में किन वर्गों ने भाग लिया। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले वर्ग सक्रिय रूप से 3 वर्ग हैं। महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं। जो सक्रिय रूप से जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई वो कौन है? वो महिलाएं हैं, वो विद्यार्थी हैं और वो किसान हैं। और देखिए, ये तीनों वर्ग कहीं ना कहीं क्यों जुड़े हैं? क्योंकि महिला जो है वो अहिंसक आंदोलन का एक हिस्सा आसानी से हो सकती हैं। विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों से संबंधित मामले थे तो विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से आए। और किसानों के लिए महात्मा गांधी का जो आरंभिक योगदान था, जहां उन्होंने चंपारण और खेड़ा में किसानों को विजय दिलाई थी, तो ये 3 वर्ग कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं और इन तीनों का सक्रिय योगदान मिला। अगर हम बात करें मध्यम वर्ग की क्या स्थिति है, तो मध्यम वर्ग जो है वो आरंभ में तो बहुत सक्रियता से इस आंदोलन का हिस्सा है, परंतु अंत तक आते आते वो संदेह की स्थिति में है। और संदेह किस बात को लेकर है? वो महात्मा गांधी की नीतियों को लेकर संदेह में है, क्योंकि अहिंसा के आधार पर एक बड़े आंदोलन को विकसित करना, उसको कंटिन्यू करना, ये इनको पहले से ही संदेह था। ये मध्यम वर्ग वही वर्ग है जो शिक्षित वर्ग है। और शिक्षित वर्ग में आरंभ तो था कि गांधी के साथ चलेंगे, गांधी एक सफलता के साथ भारत आए हैं, परंतु बाद में एक संदेह सा उत्पन्न होता है कि गांधी आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे इस तरह से, अहिंसा के माध्यम से क्या एक आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है? तो यहाँ पर संदेह की स्थिति थी। और यदि व्यापारी वर्ग की स्थिति को हम देखें तो जो छोटे व्यापारी हैं वो तो इस आंदोलन में गांधी के साथ हैं, परंतु जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े उद्योगों के मालिक हैं वो गांधी के साथ नहीं है। उनको संशय होता है कि गांधी की जो ये पॉलिसीज़ हैं इसके माध्यम से जो मज़दूर हैं वो हिंसा पर उतर आएंगे, वो हड़तालें करने लगेंगे, तो वो गांधी के साथ नहीं है। पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ गांधी को समाज के सबसे बड़े वर्ग का समर्थन मिला। असहयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो यही कि समाज के सबसे बड़े वर्ग अर्थात किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भी आरंभ में और छोटे व्यापारियों के समर्थन को जो गांधी जुटा पाए, ये गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है असहयोग आंदोलन से। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो धारा है उसमें अपने आप को समाहित कर लिया। गांधी के इस आंदोलन से ही प्रेरणा प्राप्त करके, या यूं कहिए कि असहयोग की गतिविधि के अंतर्गत ही बहुत बड़े बड़े नाम आपको बताएं, इन सब ने अपनी वकालत छोड़ दी और वकालत छोड़ के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक दिया। ये सारे प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास, ये सब वो नाम हैं। टी प्रकाशम, राजगोपालाचारी, ये सब लोग वकालत छोड़ के अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य नेतृत्व का हिस्सा बन जाएंगे। और आप इस बात को जरूर मानिए कि चाहे गांधी से स्वतंत्रता को स्वीकार ना किया जाए, परंतु गांधी के इस आंदोलन ने एक ऐसी नई खेप दे दी, ऐसे बहुत सारे नए लोग दे दिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, जिन्होंने आगे जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो इन सब लोगों ने वकालत छोड़ दी। इन लोगों के नाम आपको मोटे तौर पे याद रखने हैं। यहाँ पर पटेल भी हैं, वल्लभ भाई पटेल भी हैं, चितरंजन दास भी हैं, बताया आपको राजेंद्र प्रसाद भी है। तो ये सब लोगों का बड़ा योगदान आपको बाद में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के असहयोग आंदोलन भले ही असफल रहा, परंतु कहीं ना कहीं उसने भारत में एक संगठनात्मक एकता पैदा कर दी और लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न कर दिया। अब असहयोग आंदोलन से जो असंतुष्ट लोग थे, असंतुष्ट से अभिप्राय आपको बताएं, चितरंजन दास
मोतीलाल नेहरू, ये लोग असंतुष्ट थे। चित्तरंजन दास तो आना ही नहीं चाह रहे थे, गांधी के साथ उनको लाया गया ज़बरदस्ती, तो बड़े नाराज़ हैं और उनकी परिभाषाओं से, उनकी लाइनिंग से भी ये बात का पता लग जाता है। अब वो एक नए दल की स्थापना करना चाहते हैं और उस दल की क्या विशेषताएं होने वाली हैं, वो दल बनेगा मार्च 1923 में और इसका नाम स्वराज्य दल। स्वराज्य दल की स्थापना की गई इलाहाबाद में और स्थापक जो हैं, इसकी स्थापना करने वाले हैं वो मूल रूप से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दो लोगों ने स्वराज्य दल की स्थापना की इलाहाबाद में। और आपको बताएं, चित्तरंजन दास को तो अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू इसमें महासचिव या ये कहिए महामंत्री बने। अब ये स्वराज्य दल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। स्वराज्य दल क्या है और उसकी पॉलिसीज़ क्या है। देखिए, स्वराज्य दल क्या कांग्रेस से अलग है? कांग्रेस से अलग एक दल है? कांग्रेस के विरोध में एक दल है? नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये कांग्रेस के अंतर्गत एक दल का गठन है। और इस दल की जो मुख्य गतिविधियां हैं वो ये कि ये लोग चाहते हैं कि विधानमंडल के जो चुनाव हैं, केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में भाग लिया जाए, भाग लेकर विधानमंडलों में पहुंचा जाए और पहुंचकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जाए। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, ये कुछ अंतर मैं आपको एक स्पष्ट करूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ये अंतर है अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी का। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि दोनों की शुरुआत जो है वो कुछ मुद्दों पर सुधार को लेकर हुई, परंतु अन्ना हजारे बाहर रह गए, अपने अनशन पर रह गए, अपने उपवास पर रह गए। और अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आया कि विधानमंडलों में पहुंचकर ही आप सुधार के कार्य कर सकते हैं। अब वो कितने सक्सेसफुल हुए इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे और ये हमारा विषय भी नहीं है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर ये पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल ने अब अपनाई है, यही अपना रहे हैं स्वराज्य दल के मुख्य नेता। विधानमंडलों में पहुंचा जाए, चुनाव लड़े जाए, क्योंकि आपको बता दिया गया था कि असहयोग आंदोलन में ये तय किया गया कि विधानमंडलों के चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। अब स्वराज्य दल वाले ये चाहते थे, ये लोग पहले से ही ये चाहते थे कि विधानमंडलों के चुनाव में भाग लिया जाए, जीता जाए और ब्रिटेन की जो नीतियां हैं, क्योंकि कानून निर्माण वहाँ से होगा, तो वहीं पर हम उनका विरोध कर दें ताकि हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो विधानमंडलों में पहुंचकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध इनका मूल उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य के तहत स्वराज्य दल का गठन कर दिया गया और अब स्वराज्य दल के इन नेताओं ने चुनाव लड़ा। चुनाव हुए नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानमंडल के, और इस केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज्य दल को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आपको बताएं, 42 सीटें, 101 में से 42 सीटें इनको प्राप्त हुई। तो इसका मतलब इनकी पॉलिसी से, इनकी नीतियों से लोग ज़्यादा संतुष्ट हैं। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों को बताएं हम आपको, मध्य प्रांत में इनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। मध्य प्रांत, जिसे आज हम मध्य प्रदेश कह सकते हैं, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रांत में, ये भी पूछा जाता है हमसे। और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में ये सक्सेसफुल हुए, अर्थात स्वराज्य दल अपनी आरंभिक नीतियों में सफल रहा। और यहाँ पर आपको बताएं, मद्रास और पंजाब पर इनका प्रभाव कुछ कम पड़ा। पंजाब और मद्रास, यहाँ पर क्या था कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विवाद चल रहे थे और उन सांप्रदायिक विवादों के बीच में स्वराज्य दल पर ज़्यादा विश्वास लोगों ने जताया नहीं और इस वजह से पंजाब और मद्रास में इनको ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली। फिर भी केंद्रीय विधानमंडल में इतनी सीटें प्राप्त करना, मध्य प्रांत में, बंगाल में आपकी उपलब्धियां, इसका मतलब स्वराज्य दल एक सफलता की ओर चल पड़ा था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि क्या महात्मा गांधी इसका विरोध करेंगे, या महात्मा गांधी के विरोध में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस दल के सदस्य बनेंगे। तो एक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से हम लोग समझें कि इस दल में और कौन कौन लोग
शामिल थे जो स्वराज्य दल की नीतियों का समर्थन करते थे। इसमें विट्ठल भाई पटेल, इसमें मुख्य रूप से विट्ठल भाई पटेल, उसके अलावा एम.आर. जयकर, और इसके अलावा एक दो नाम और मुख्य रूप से हम ले लें, केलकर, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास अयंगर, ये कुछ और नेता है जिनके नाम आपको हल्का सा ध्यान रखने हैं कि इन लोगों ने भी स्वराज्य दल की नीतियों का समर्थन किया। अब इनके क्या परिणाम निकले, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्या स्वराज्य दल अपनी इन पॉलिसीज़ में सफल रहा। तो पॉलिसीज़ की सफलता को देखिए, क्या सफलताएं रही। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब ये केंद्रीय विधानमंडल में पहुंच गए तो इन्होंने वहां पर बार बार ब्रिटिश बजट को खारिज कर दिया, अर्थात ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका इन्होंने हमेशा विरोध किया और हर बार अंग्रेज़ों को वहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़े, चेंजेस करने पड़े। उसके अलावा ये 1919 के अधिनियम का विरोध कर रहे थे कि वो अधिनियम उचित नहीं है और इसलिए उसकी जांच के लिए मूडी मैन समिति स्थापित की गई और वो भी स्वराज्य दल के कारण ही संभव हो पाया। मूडी मैन समिति के माध्यम से 1919 के अधिनियम के जांच का प्रयास यहाँ पर किया गया। और भी इम्पोर्टेंट बात ये कि विट्ठल भाई पटेल, बहुत इम्पोर्टेंट है, विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात केंद्रीय विधानसभा में भारत के तरफ से प्रथम अध्यक्ष बने। मतलब आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष बने, उस तरह से बोल सकते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। वो भी किसके सदस्य थे? स्वराज्य दल के सदस्य थे। और स्वराज्य दल की इतनी स्थिति है इस समय कि कांग्रेस अपने पतन पर है, परंतु स्वराज्य दल अपने आप में बहुत विकसित स्थिति में है। परंतु ये स्वराज्य दल कांग्रेस से अलग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये कांग्रेस की नीतियों का विरोधी नहीं है। केवल एक ही अंतर है इस चीज़ में कि कांग्रेस की जो मूल धारा है वो लोग क्या चाहते हैं, वो विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि ये विधानमंडलों के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। तो स्वराज्य दल कांग्रेस के अंतर्गत ही एक दल के रूप में विकसित हुआ। और आपको बताएं, इस दल में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में चितरंजन दास है, जिन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में इनका नेतृत्व किया है। वहाँ पर ये मुख्य स्थिति में दिखाई देते हैं। अब इस स्वराज्य दल की गतिविधियों के बारे में कांग्रेस का क्या विचार हो जाएगा? तो इनको समर्थन देने की शुरुआत की गई और शुरुआत में 1923 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और आपको याद होगा, मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ, विशेष अधिवेशन का मतलब किसी विशेष परिस्थिति में अधिवेशन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता की मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद यहाँ अध्यक्ष बने और इनके नाम एक रिकॉर्ड था कि सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, तो वो यहीं पर बने हैं। विशेष अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और इस विशेष अधिवेशन में स्वराज्य दल की गतिविधियों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, इस विशेष अधिवेशन में स्वराज्य दल की गतिविधियों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी गई। और इसके बाद एक समझौता भी अस्तित्व में आया। और वो समझौता कब अस्तित्व में आया? 1924 में। और इस 1924 के समझौते को दास गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दास गांधी पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। 1924 में दास गांधी पैक्ट हुआ। किस किस के बीच में? चितरंजन दास और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। और इस समझौते में गांधी के सामने 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त तो ये कि अब असहयोग का प्रश्न समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात असहयोग जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का मूल मुद्दा नहीं होगा। असहयोग यदि आप करेंगे तो आप विधानमंडलों के चुनाव को मना करेंगे, तो असहयोग अब मुख्य मुद्दा आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का मूल मुद्दा जो है वो अब असहयोग ना होकर अन्य हो जाएंगे, संरचनात्मक कार्य करेंगे ये। और इसके बाद बात करें तो गांधी को चरखा
और वस्त्र निर्माण की जो स्वदेशी पद्धति है उसके लिए नियुक्त किया गया कि आप लोगों को प्रेरित कीजिए, रचनात्मक कार्यों की ओर अपने आप को डालिए। तो ये दो मुख्य बातें कि गांधी को चरखा और स्पिनिंग से संबंधित जो भी कार्यवाही गतिविधियां हैं उसको पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया गया, कहा गया, और असहयोग को मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया गया कि अब पूरी तरह से असहयोग की धारा में नहीं जाना है। तो ये दास गांधी पैक्ट 1924 में आयोजित हुआ, ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। अब इन सारी गतिविधियों के बीच में ये तो हमने ये कहा कि कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य दल का गठन हुआ, या यूं ये कहा कि जो लोग गांधी के समर्थक हैं, जो अहिंसावादी हैं, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। परंतु जो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने इस अहिंसा को अपनाना ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग किन गतिविधियों की तरफ अग्रसर होंगे, वो हमारे लिए यहाँ पर डिस्कशन का मैटर है। और आपको बताएं 1924 में युवाओं के द्वारा एक दल का गठन किया गया जिसका नाम था HRA। बहुत इम्पोर्टेंट है, HRA का गठन हुआ। आपको पता है 1924 में ही महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 में जेल से छूटे। इसको इस तरह से कनेक्ट करिए आप, 1924 में गांधी जेल से छूटे, जेल से छूटते ही इधर तो इनका दास गांधी पैक्ट हो गया, दूसरी तरफ इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कहाँ पर? बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और अब हम एक नए संगठन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है HRA। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA का मतलब क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो संगठन है ये रूस की क्रांति से प्रभावित है, और रूस की क्रांति से प्रभावित होने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं निम्न वर्गों को भी उत्थान की तरफ ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं, और हिंसक तरीके से ही सही परंतु अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये भरसक प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई, इसके 4 प्रमुख सदस्य आपको बता दें। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। और यदि आपसे ये कहा जाए कि इस संगठन को बनाने की प्रेरणा, पहला तो ये कि ये कहाँ स्थापित हुआ? कानपुर में स्थापित हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1924 में। और ये चारों नेता किस बात से प्रभावित हैं? तो आपको बताएं, सचिंद्र सान्याल की एक पुस्तक थी बंदी जीवन। इस बंदी जीवन के आधार पर ये संगठन स्थापित किया गया, और इस संगठन के जो लोग हैं इनकी 2 मेन उद्देश्य हैं, 2 पॉलिसीज़ हैं। एक तो गांधी की नीतियों का विरोध करेंगे, गांधी की नीतियों का विरोध, और दूसरा समाजवादी गणतंत्र की स्थापना। ये 2 मुख्य बातें हैं। समाजवादी गणतंत्र की स्थापना चाहते हैं, गांधी की नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? अब इनको क्रांतिकारी गतिविधियां करनी है, उसके लिए इनको चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए तो इन्होंने सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश की। और आप लोग जानते हैं 9 अगस्त 1925 को अस्तित्व में आया काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। और इस काकोरी कांड में इन्होंने सहारनपुर के पास, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास काकोरी नाम के रेलवे स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया। आपको बताएं, ट्रेन में ये खजाना था, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ, ये उस ट्रेन का नाम है जिसमें ये खजाना ट्रांसफ़र किया जिसके माध्यम से खजाना ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो इन सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर इस खजाने को लूटने की कोशिश की। हालांकि ये
पूरी तरह से अभियान में सफल नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारियां की ब्रिटिश सरकार ने, और इन गिरफ्तारियों में 29 लोग गिरफ्तार किए गए, 17 को कठोर सजाएं दी गई और इन 17 में से 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। कौन कौन लोग थे ये देशभक्त कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। 4 लोगों को जो फांसी दी गई वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खां। यहाँ पर कुछ तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो मुख्य प्रणेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये गिरफ्तार नहीं किए जा सके। इनका नाम ही आज़ाद है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद गिरफ्तार हुए नहीं। और अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मृत्युदंड पाने वाले प्रथम मुस्लिम स्वीकार किए जाते हैं। मुख्य नेता के रूप में प्रथम मुस्लिम जिन्हें मृत्युदंड दिया गया, फांसी की सज़ा दी गई, वो अशफाक उल्ला खां माने जाते हैं। और इन लोगों को किस स्थान पर फांसी दी गई ये भी हमारे लिए आज की तारीख में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो हम देख लें कि किन जेलों में इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद, नैनी जेल इलाहाबाद में फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सज़ा दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद। आजकल ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप इसको अटैच कर लेंगे। फैजाबाद मुस्लिम नेम है तो ये मुस्लिम को वहाँ पर फांसी दी गई है। थोड़ा सा किसी तरह से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। याद कैसे रहेगा? याद ये रहेगा कि फांसी किस किस को दी गई थी। तो संगठन का नाम था HRA। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। संगठन का नाम था HRA। H का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन, R रिपब्लिकन, A एसोसिएशन। और यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना है कि H तो बच गए, मतलब हेड तो बच गए। हेड कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। और R और A को फांसी हो गई। R का मतलब राम प्रसाद, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, और A का मतलब अशफाक उल्ला खां। तो H तो बच गए, हेड बच गए, और R और A को फांसी हो गई। इस तरह से आपको याद रखना है कि इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि इनका ऐसा नहीं है कि इनको बचाने की कोशिश नहीं की गई थी। इनको बचाने के लिए कोशिश की गई। एक समिति बनाई गई थी गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में तो एक समिति बनाई गई थी। और भानु चंद्र गुप्ता, आपको ये नाम याद रखने हैं। भानु चंद्र गुप्ता जो थे, इन्होंने इनकी निःशुल्क पैरवी की। भानु चंद्र गुप्ता ने इनकी निःशुल्क पैरवी की क्रांतिकारियों की, पर वो बहुत सफल नहीं हो पाए और इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1925 में काकोरी कांड हुआ और उस काकोरी कांड के बाद इस तरह की सजाएं दी गई। अब प्रश्न उठता है कि क्या स्वराज्य दल आगे भी सक्सेसफुल रहा? इसके बाद स्वराज्य दल की बातचीत को हम यहाँ संपादित कर लेते हैं। स्वराज्य दल इसके बाद कहाँ तक सफल रहा, क्योंकि उसके बारे में आज हमने पढ़ लिया है। तो स्वराज्य दल का पतन हो गया। पतन होने का कारण क्या है आपको बताएं। 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई और CR दास का जो नेतृत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो चित्तरंजन दास ही नहीं रहे तो स्वराज्य दल कमज़ोर पड़ गया। 1926 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में इनको कोई विशेष सफलताएं प्राप्त नहीं हुई और 1930 में इन्होंने विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। 1930 में जाकर इन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने की बात जो थी उसका बहिष्कार कर दिया। और जब आप वहाँ बहिष्कार कर देंगे तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी सेम टू सेम डिट्टो कांग्रेस की तरह हो जाएंगी। आपका जो एक डिफरेंट पॉइंट था वो आपने समाप्त कर दिया और इसी के साथ स्वराज्य दल की गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो गई 1930 में। ठीक है, तो स्वराज्य दल के बारे में पूरी बातचीत, काकोरी कांड और HRA के संबंध में सारी जानकारियाँ हमने साझा की।
आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।